तो वेलकम है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं टॉपिक हमारा। देखिए ये हमारा पहला वीडियो है और हम लोग CIP यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री मेंटल हॉस्पिटल रांची कांके के लिए पढ़ने वाले हैं। ग्रुप C के लिए, ठीक है, वार्ड अटेंडेंट, लाइब्रेरी क्लर्क, ठीक है, नीडल वुमेन, इन सभी के लिए। तो आइए देखते हैं, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको और समय 1 घंटा दिया जाएगा। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वे सभी क्वेश्चन इसी के अंदर में आ जाए, जितने भी यह 10 सीरीज चलेगा, टोटल 10 वीडियो आएंगी इस पर और पूरा का पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश किया जाएगा। वैसे तो कोई जानकारी ही नहीं है कि क्या पढ़ना है, इसलिए चूँकि जीके और साइंस कंपलसरी है, पूछा ही जाएगा, इसलिए जीके आपको इस पेपर में 30 दिए जाएंगे और साइंस के 20 क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल 50 क्वेश्चन है, समय 1 घंटा। आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि बैंकों में जमा की गई रकम जिसे पूर्व निर्धारित समय अवधि से पूर्व आहरित नहीं किया जा सकता, यानी कि पहले नहीं निकाला जा सकता, तो उसे क्या कहा जाता है। देखिए इस प्रकार के जमा को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है सावधिक जमा, ठीक है। सावधिक जमा, बैंकों में जमा वह धन जिसे पूर्व निर्धारित समय अवधि से पहले नहीं निकाला जा सकता। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछा गया है कि उपाय व नियुक्तियां RBI के द्वारा प्रावधान किए गए अग्रिमों का भार है। तो भार किस पर है जी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार के लिए, ठीक है। किनके लिए, राज्य सरकार के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा गया है कि निम्न संघीय सरकार के करों में से कौन सा सर्वोच्च वार्षिक आमद है, यानी कि सबसे ज़्यादा इनकम केंद्र सरकार को किससे होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा टैक्स किससे मिलता है, ये भी आप बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉरपोरेट टैक्स एंड इनकम टैक्स, ठीक है। कॉरपोरेट कर और आयकर इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता या लेखक कौन है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, ठीक है। तो इसको किसने लिखा है, इसको लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी, और कई बार चट्टोपाध्याय भी लिख देता है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा एक उपन्यास आनंद मठ में लिखा गया था, ठीक है। और संविधान में इसे 24 जनवरी 1950 को शामिल कर लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसमें पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5 में कि भारत ने अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ किया। तो दोस्तों 18 मई 1974 ईस्वी को राजस्थान के पोखरण एक जगह का नाम है राजस्थान राज्य के, वहाँ पे भूमिगत परमाणु परीक्षण किया गया था, ठीक है। डेट को याद रखिएगा, 1974, 18 मई 1974 में पहला परमाणु परीक्षण हो गया था हमारे भारत में। और दूसरा कब हुआ था, तो 1998 में हुआ था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय धार्मिक त्यौहार प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। तो दोस्तों कुंभ का मेला जो है, आपने सुने होंगे कि कुंभ के मेले में ये बिछड़े हुए भाई हैं। कुंभ का मेला भारत में प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार लगाया जाता है, ठीक है। और इसकी शुरुआत किसने की थी, तो हर्षवर्धन ने किया था। भारत में 4 जगहों पे कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है दोस्तों, इसको भी याद रख लीजिएगा। पहला है नासिक, दूसरा है उज्जैन, तीसरा है आपका हरिद्वार, और चौथा कहाँ होता है, चौथा होता है आपका प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, सार्क क्या है। तो देखिए सार्क का पूरा नाम पहले मैं लिख देता हूँ, SAA, उसके बाद RC होता है। इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है। यह क्या है, साउथ एशियन, यानी कि नाम से ही आता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। अगर आप इसका हिंदी करते हैं तो इसका होगा दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन, ठीक है। तो क्या है, यह एक दक्षिण एशियाई देशों का समूह है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3, दक्षिण एशियाई देशों का समूह, ठीक है। और इसके जो स्थापना की गई थी 1985 में की गई थी। आगे देखते हैं, और दक्षिण एशियाई देशों का सबसे बड़ा सदस्य देश हमारा भारत ही है, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है 8 नंबर में कि भारत में निर्मित पहली फीचर फिल्म टॉकी थी। टॉकी मतलब टॉकिंग, बोलने वाली, ठीक है। टॉक मतलब बोलना होता है ना, तो वही है कि फीचर फिल्म यानी कि पहली बोलती फिल्म कौन से थी। तो दोस्तों आलम आरा का नाम सुना होगा आपने, क्लास 8 में हमने पढ़ा था आलम आरा, ठीक है।
यह भारत की पहली बोलती फिल्म थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का 2 हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखते हैं, और इसकी 1931 ईस्वी में डेट तो भी याद रख सकते हैं यार, 1931 ही है। 9 नंबर में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध पंचायती राज से है। तो पंचायती राज में जो 3 स्तर में चुनाव होते हैं ना, वार्ड मुखिया ये सब का, ठीक है, सरपंच वार्ड मुखिया का, जिसको आप लोग प्रधान जी भी बोलते हैं। तो ये जो चुनाव होता है पंचायत चुनाव, यह किस समिति ने किया था? तो बलवंत राय मेहता समिति दोस्तों, इसी समिति के आधार पर इन्होंने तैयार किया था 1957 में समिति ने एक कमीशन, और इसके आधार पर पंचायती राज को चुनाव किया गया 3 स्तरों पर। और सबसे पहले आपका राजस्थान में हुआ था, इसको भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से क्या व्यक्ति स्वातंत्र्य का संरक्षण करता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि व्यक्ति स्वतंत्र का संरक्षण करता है, यानी कि बंदी प्रतिक्षरण को निरंकुश और विधिहीन, बोल सकते हैं कि विधिहीन राजकारी कार्यकारी के विरुद्ध आपका स्वतंत्रता देता है। तो ये मौलिक उपकरण माना जाता है, यानी कि मौलिक उपकरण। ठीक है, तो इसका 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 11 नंबर। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा हार्ड था। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि उत्पादन के 3 प्रमुख अवयव कौन से हैं। तो जब भी हम किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं, तो यह इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि जब भी हम किसी चीज़ को उत्पादन करते हैं तो सबसे जरूरी होता है हमारा भूमि, ठीक है, उसके बाद श्रम यानी कि मेहनत करना होगा जी, और तीसरा है पूंजी। तो भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और संगठन, ये 5 चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पे 3 चीज़ें दी गई हैं, भूमि, श्रम और पूंजी। साहस भी होना चाहिए कि भाई इस काम को हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, कई बार होता है ना। तो बस साहस और संगठन यानी कि लोग आपके पास होने चाहिए। तो ये 5 चीज़ होने चाहिए, यहाँ पे जनरली 3 ही चीज़ दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का हिस्सा है। तो समवर्ती सूची का हिस्सा कौन सा है दोस्तों इनमें से? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 मिनट थोड़ा सा ऊपर उठा लेता हूँ, हाँ चलिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि किसी अपराधी का एक राज्य से दूसरे राज्य में निष्कासन। जब हम किसी अपराधी को एक राज्य से दूसरे राज्य पर ले जाते हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से इसकी परमिशन लेनी होगी, ठीक है, मतलब कि बोल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से इसको आदेश लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आता है? आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। 3 सूचियाँ होती हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा गया है कि वर्ष 2001 में भारत के किस शहर में साइबर अपराध को रोकने के लिए देश का पहला साइबर पुलिस स्टेशन खोला गया। तो कहाँ पे खोला गया था साइबर पुलिस स्टेशन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु, ठीक है, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। 2018 में खोला गया था जी। 2001 में भारत के किस शहर में, 2001 में तो बेंगलुरु में खोला गया था, ठीक है। और सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम किस राज्य से होता है? तो आपको मालूम होना चाहिए, हमारा ही राज्य है जी, झारखंड। इसी में सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम होता है दोस्त, जामताड़ा के लोग करते हैं ना। और गांव का नाम क्या है? तो करमाटोली। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा घोटाला सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत उजागर हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूचना के अधिकार के तहत बोला गया है, ठीक है। और अब यहाँ पे पढ़िए, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ लगेगा। देखिए, पहला है कि आपका आदर्श आवासीय घोटाला, ऑप्शन बी है 4G घोटाला, और ऑप्शन सी है घोटाला ब्लॉक घोटाला, ठीक है, कॉल ब्लॉक घोटाला। तो इनमें से कौन सा आपका सही है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन पूछा गया बी और सी। तो इसका राइट आंसर मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और सी, यानी कि आपका आदर्श आवासीय घोटाला और आपका कॉल ब्लॉक घोटाला, ये दोनों इनसे संबंधित हैं। घोटाला सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत उजागर हुआ, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया था, उसी के तहत यह उजागर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि 1939 में हुए त्रिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए महात्मा गांधी को पसंदीदा उम्मीदवार कौन था। तो महात्मा गांधी ने जो सबसे पसंद किया था, महात्मा गांधी जोर दे रहे थे कि इसी व्यक्ति को बनाया जाए, ठीक है, कांग्रेस का। तो किसमें जोर दिए थे? ये जोर दिए थे
पट्टाभी सीतारमैया को। महात्मा गांधी बोल रहे थे कि पट्टाभी सीतारमैया को 1939 में त्रिपुरा में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाए। ठीक है, महात्मा गांधी ने इन पे जोर दिया था। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि भारत के किस राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या सबसे कम है। विधानसभा बोला है यानी कि एमएलए। ठीक है, तो किस राज्य में सबसे कम एमएलए है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पुदुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी दोस्तों छोटा छोटा है, एक है यमन, एक है माहे और एक है कराईकल। ये 2 राज्यों पे फैला हुआ है। ठीक है, तो पुदुचेरी सबसे कम है। और अगर आप कभी जाएं तो देखेंगे यहाँ पे मात्र ही 30 सीटें हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 17 नंबर। इसमें क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना राज्य के निर्माण के लिए किस कमेटी का गठन किया गया और जिसने राज्य के अविभाज्य रूप को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान किया। तो यह किसने किया था, कौन सी कमेटी थी, कमेटी का नाम बताना है। देखिए 4 ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पढ़ के आपको मालूम चल ही गया होगा, श्री कृष्ण कमेटी। इनका नाम क्या है, श्री कृष्ण कमेटी ने यह निर्णय दिया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछा गया है कि पनामा नहर जोड़ता है, पनामा नहर किस सागर को किस सागर से जोड़ता है, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए पनामा नहर आपका अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर के साथ जोड़ता है, अटलांटिक महासागर टू पैसिफिक महासागर। ठीक है, इनके बीच पनामा नहर जोड़ता है। तो पनामा नहर, सुएज नहर, इन सभी को याद कर लेना है अच्छे से। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है कि मुगल शासक जहांगीर के बाद जब तक कि शाहजहां गद्दी पर नहीं बैठा वास्तविक मुगल शासक कौन था। तो जब तक आपके नहीं बैठे थे शाहजहां जहांगीर के बाद, तो कौन थे, तो इनका नाम था राजकुमार शहरयार। शहरयार के नाम से हम लोग जनरली जानते हैं, राजकुमार हटा दीजिए यार, शहरयार शुरू से पढ़ते आए हैं शहरयार के नाम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। इसमें पूछा गया है कि महामारी के दौरान सरकार खाली जगह या फिर डैश मूल के अधिकारियों को आम जनता के हित में प्रतिबंधित कर सकती है। तो कौन सा मौलिक अधिकार है जिसको महामारी के समय सरकार बंद कर सकती है या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि इसे रोक सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार ऑप्शन 3। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं। ये एक पुस्तक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसके लेखक कौन हैं। ठीक है, तो देखिए इसके लेखक हैं, हम सभी जानते हैं, भारत के वृद्ध पुरुष या दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इन्होंने ही बताया कि धन निकासी कैसे करते हैं, अंग्रेज यही राज खोल दिए थे ना। आगे देखते हैं, तो क्वेश्चन है 22 नंबर। इसमें पूछा गया है कि 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी। तो केसरी जो अखबार है 1881 में, इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, देखिए आप लोग क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा, अगर हो सके आपके सामने कॉपी पेन है तो नोट करते जाइएगा, और नहीं तो डाउनलोड कर लीजिए और बार बार सुनते रहिए। 23 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों के गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया। तो गोपनीय समिति था कि किसी को जान ना पाए। ठीक है, अभिनव भारत, तो इसका किया था वी.डी. सावरकर ने। ठीक है, यह महाराष्ट्र के क्रांतिकारी थे एक। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है कि 1905 वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे। तो बंगाल विभाजन किस वायसराय ने करवाया था, इसका नाम है कर्जन, लॉर्ड कर्जन ना, यही था जिसने बंगाल विभाजन किया 1905 में। लेकिन 1907 में बंगाल विभाजन रद्द भी हो गया था, इसको भी जान लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्बे नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा गया। ठीक है, लेख लिखा गया है, तो यह किसके द्वारा लिखा गया, यह लिखा गया था आपका क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होना जी, फिलॉसफी ऑफ द बॉम्बे, इसका है भगवती चरण वोरन। ठीक है,
ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, भगवती चरण वोरन ने लिखा था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, और इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस, एक मिनट यार भाई, आप थोड़ा बाद में आएंगे ना, अभी काम कर रहे हैं, तो कोई है जी उसको बोल दे रहे हैं। चलिए हम लोग काम शुरू करते हैं, पहले पढ़ाई उसके बाद कुछ काम ना। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था? बोल दिया था कि पाकिस्तान की मांग गलत है। तो किस मिशन ने किया था? कैबिनेट मिशन ने। और भारत में कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 ईस्वी में। इसको अभी याद रखिएगा कि कैबिनेट मिशन भारत में कब आया, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, ठीक है, इन सभी को याद करना है। 27 नंबर क्वेश्चन है, किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी? तो यह घोषणा किसके द्वारा किया गया था? यह घोषणा किया गया था क्लीमेंट एटली। ठीक है, क्लीमेंट एटली ने ब्रिटेन में यह घोषणा कर दी थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या 10 डिग्री चैनल से अलग किए गए हैं? तो 10 डिग्री चैनल से कौन सा अलग किया गया है? देखिए छोटा सा क्वेश्चन है ये, मतलब कि अंडमान निकोबार द्वीप से भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है, वो बताना है। ठीक है, 3 दर्रे उत्तराखंड में है, एक दर्रा है जो उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो देखिए आपका ये सिपकीला दर्रा जो है उत्तराखंड में नहीं है, बाकी तीनों लिपू लेक, नीति दर्रा और मोलिंगला दर्रा, ये तीनों आपके कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। तो ये हो गया क्वेश्चन। दर्रों के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं इन सभी को जोड़ के याद कर लीजिएगा, और ऐसे तो हम करा ही देंगे क्वेश्चन है अंतिम जी का क्वेश्चन है, जीके का इस पेपर में, कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? तो दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तापी। ठीक है, क्या हो जाएगा? तापी। और पहली कौन सी है? नर्मदा। ठीक है, नर्मदा पहली है, ताप्ती दूसरी है, और साबरमती तीसरी है। 3 ही तक याद रख लीजिए, काफ़ी है। अब देखते हैं विज्ञान। क्वेश्चन शुरू होता है साइंस के, इसके टोटल 20 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31, इसमें पूछा गया है कि किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो पृथ्वी से सतह से ऊंचाई कितनी होती है जी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जब भी बात किया जाए तुल्यकारी, तो इसका आंसर दीजिएगा 36,000 किलोमीटर। इसको जियोस्टेशनरी ऑर्बिट भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, इसमें पूछा गया है कि दूरी की इकाई नॉटिकल माइल या नॉटिकल मील जिसको बोलते हैं, उपयोग किया जाता है। तो नॉटिकल मील का उपयोग कहाँ पे किया जाता है दोस्तों? देखिए हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं इसको कि नॉटिकल मील जो जितने भी नौसैनिक जहाज होते हैं उनमें पूछा जाता है, मतलब कि होता है एक मशीन जैसा, वहीं पे दूरी की इकाई नॉटिकल मील में होती है। हम लोग का किलोमीटर प्रति घंटा में होता है ना, कितना किलोमीटर आपका गाड़ी चला, वहाँ पे नॉटिकल मील होता है कि इतना ये नाव इतना नॉटिकल मील चला हुआ है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि जब हम भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं, ठीक है जी, गुरुत्वाकर्षण का त्वरण कैसा होता है? जब हम भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण जी का त्वरण कैसा होता है? तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा बढ़ता है। ठीक है, जब भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो बढ़ेगा, और भूमध्य रेखा से जब विषुवत रेखा की ओर जाएंगे, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो बढ़ता है, और भूमध्य रेखा से अगर विषुवत की ओर जाएंगे, ठीक है, ध्रुव की ओर, एक होता है ध्रुव यार और एक होता है विषुवत, हाँ, इसमें बढ़ता है और विषुवत रेखा में घटता है। ठीक है, क्वेश्चन है 34 नंबर कि ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर है? तो ध्वनि का जो तारत्व होता है वो किस पर निर्भर करता है? वह निर्भर करता है आपके आवृत्ति पर। ठीक है, आवृत्ति पर, इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं आवृत्ति को, इसको भी याद कर लीजिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि प्रत्यक्ष संपर्क किए बिना दूर से किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्र करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? तो सूचना एकत्र करने की तकनीक को क्या कहा जाता है?
इसको कहा जाता है सेंसिंग या फिर सुदूर संवेदन। ठीक है, सुदूर संवेदन या फिर सेंसिंग बोला जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। इसमें पूछा गया है कि ईएनटी डॉक्टर, ईएनटी जो कि नाक, कान और आपके आँख, ये सभी स्पेशलिस्ट होते हैं ईएनटी डॉक्टर। तो ईएनटी डॉक्टर के पास किस प्रकार का जो मिरर होता है यानी कि दर्पण होता है उपयोग किया जाता है। तो हम लोग शुरू से पढ़ते हैं कि दांत के डॉक्टर और मतलब कि डॉक्टर के द्वारा अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दांत के डॉक्टर और ईएनटी डॉक्टर आपके ये अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं ताकि जो इमेज है वह बड़ा बन सके। 37 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है। तो किसका उत्पादन होता है जी, तो ये विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है, सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। 38 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा डैश की उपस्थिति में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल और किसकी उपस्थिति में होता है, सूर्य का प्रकाश, इन दोनों की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, इसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, इसमें पूछा गया है कि लोहा इससे निकला जाता है, मतलब कि लोहा किससे निकाला जाता है या फिर लोहे का अयस्क का नाम क्या है। तो लोहे का अयस्क का नाम है हेमेटाइट। क्या नाम है, हेमेटाइट या हीमोटाइट, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, हेमेटाइट होना चाहिए, हीमेटाइट लिखा गया है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त किया जाता है। दोस्तों दालचीनी इंग्लिश में हम लोग सिनामेन के नाम से जानते हैं। यह एक प्रकार का बहुत ही यूजफुल जड़ी बूटी है और यह कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो यह छाल से प्राप्त किया जाता है। जो पेड़ की छाल होती है उससे दालचीनी प्राप्त किया जाता है। ठीक है, सिनामेन। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से खादों का कौन सा समूह पेड़ों के जड़ से प्राप्त किया जाता है। तो खादों का कौन सा समूह जड़ से प्राप्त किया जाता है, तो देखिए जी, पालक, बंद गोभी, धनिया, ये तो आपके पत्तियां हैं जी, आलू तो है आपका तना, आम तो फल है जी, ब्रोकली तो एक प्रकार का पुष्प है, गन्ना, प्याज, चुकंदर, तो प्याज तो है लेकिन चुकंदर भी है, और लेकिन गन्ना जो है ज़मीन के ऊपर फलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, मूली, सलजम और गाजर, ये तीनों जड़ हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि न्यूमेटोफोरस का क्या कार्य है। तो न्यूमेटोफोरस का क्या कार्य है, तो देखिए, ये जो न्यूमेटोफोरस है यह शोषण के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है, किनको, पौधों को। ठीक है, न्यूमेटोफोरस जल की सतह के ऊपर जाता है और जलीय स्पंज की तरह यह सीधे जड़ों में जाता है और ऑक्सीजन लेने में इनकी सहायता करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक मिनट यार। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है 43 नंबर कि यदि पानी से दुर्गंध आती है, यदि पानी से सेंट आता हो, स्मेल आता हो, दुर्गंध आती है, तो उस दुर्गंध को डैश मिलाकर दूर किया जा सकता है। किससे दूर किया जा सकता है, तो उसमें हम लोग क्या मिलाकर दूर कर सकते हैं। देखिए, अगर पानी से दुर्गंध आती है तो हम लोग सक्रिय चारकोल मिलाकर उसमें मिला देंगे तो पानी फिल्टर हो जाएगा। ठीक है, और ब्लीचिंग पाउडर से क्या किया जाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर से पानी को आपका जीवाणु को मारा जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सक्रिय चारकोल। ठीक है, एक्टिव चारकोल डाल के। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, इसमें पूछा गया है कि चूना पानी में कार्बन डाइऑक्साइड के गुजरने पर दुर्गंध, चूना पानी में कार्बन डाइऑक्साइड के गुजरने पर दुर्गंध किसके बनने से दिखाई देती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसके बनने से दिखाई देती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट के बनने से दिखाई देती है। ठीक है, दुग्ध यानी कि दूधिया टाइप का दिखाई देने लगेगा, आपका सफ़ेद सफ़ेद टाइप का दिखाई देने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि दांत और हड्डियां किससे मजबूत और दृढ़ता प्राप्त करती हैं। तो हमारे दांत और जो हड्डियां होती हैं ना, ये कैल्शियम और फॉस्फोरस, तो यहाँ पे केवल एक ही ऑप्शन है, तो यहाँ पे कैल्शियम हम लोग मार देंगे, लेकिन कैल्शियम और फॉस्फोरस हमारी दांतों और हड्डियों में होती है जिसके कारण मजबूती आता है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं।
तो एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? ये हमारे लिम्फोसाइट्स को नष्ट कर देते हैं। ये WBC का एक प्रकार है, ये 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। तो इसमें से जो लिम्फोसाइट है इसको नष्ट कर देता है। रक्त में T कोशिकाओं की कमी हो जाता है और एड्स हो जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है? मतलब कि पोलियो किससे होता है? यार सिंपल सी बात है। तो पोलियो होता है जी आपका वायरस के कारण। किसके कारण? वायरस के कारण, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। इसमें पूछा गया है, ये मिलान करने वाला है। तो पूछा गया है कि सूची 1 को कीट रोगवाहक, मतलब कि बताना है कि कौन सा किसके कारण होता है। तो देखिए पहला है आपका एनोफिलीज, मादा एनोफिलीज। तो किससे होता है जी? मादा एनोफिलीज होता है आपका ये मलेरिया से ना, मलेरिया होता है मादा एनोफिलीज। फिर है क्यूसेक। तो क्यूसेक के बारे में आपने नहीं सुना होगा, रेत मक्खी के बारे में सुने होंगे। रेत मक्खी क्या करती है तो देख लेते हैं जी। तो यहाँ पे रेत मक्खी आपका फाइलेरियासिस यानी कि फाइलेरिया फैलाती है। तो सी का, रुकिए यार देख लेते हैं पहले, क्लूसेस, ठीक है। तो रेत मक्खी आपका क्या फैलाती है? कालाजार फैलाती है, ठीक है। हाँ, रेत मक्खी, बालू मक्खी कालाजार फैलाती है। मादा एनोफिलीज के कारण मलेरिया फैलता है। उसके बाद सी मक्खी, ये तो नहीं सुना है यार मैंने, तो मिला के देख लीजिए जी। ए का 4 है, किस में है? तो यही तो बन गया हमारा 4 नंबर में है, ए का 4। अब देख लीजिए ए का 4 यानी कि आपका मादा एनोफिलीज मलेरिया के कारण होता है। फिर बी का 3 यानी कि आपका जो बी नंबर है क्लूसेक, इसमें हो जाएगा फाइलेरियासिस, फाइलेरिया होता है क्लूसेक के कारण। फिर आपका रेत मक्खी के कारण होता है कालाजार, और सीसी मक्खी के कारण होता है नींद की बीमारी, जिसको हम लोग स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए 49 नंबर, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे व्यावसायिक नाइट्रिक अम्ल को रंगीन करने के लिए उसमें मिलाया जाता है। तो निम्नलिखित में से किसे व्यावसायिक नाइट्रिक अम्ल को रंगीन करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड N2O। आगे देखिए अंतिम क्वेश्चन है, पूछा गया है कि आनुवांशिकता यानी कि जेनेटिक शब्द किसने दिया या किसने गढ़ा था? तो जेनेटिक शब्द को किसने गढ़ा था? तो इसको डेनिस आपका एक वनस्पति शास्त्री थे, इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था बैटसन, ठीक है, बैटसन ने गढ़ा था। तो ये हो गया 50 क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग इसी तरह से 50 क्वेश्चन करेंगे, टोटल 10 वीडियो लाएंगे और आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर देंगे एंड बाकी देखा जाएगा उसके बाद। तो फिलहाल तो अभी हम लोग 10 सिलेबस चलाएंगे। तो अगर आपके आसपास भी कोई व्यक्ति हो तो जुड़ सकते हैं और किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं, कोई स्पेशल नहीं, स्पेशल तो यही है हमारा, लेकिन सभी एग्जाम में काम आएगा, जितने भी एग्जाम में आपके साइंस और जीके पूछा जाता है। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। पढ़िए, मस्ती से रहिए।